नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसे सवाल से जूझता है जो मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी खुद से ज़रूर पूछा होगा। कौन सा सवाल? यही कि जब आपकी काम की जिम्मेदारियां और कह सकते हैं आपके दिल की आवाज़ एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या करना चाहिए। ओह, ये तो बहुत ही मुश्किल दुविधा है। आए दिन लोग इससे जूझते हैं और आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट है। वो इसी दुविधा को सुलझाने के लिए जीवन को 3 हिस्सों में बांटती है और हम उसके तीसरे और सबसे मुझे लगता है दिलचस्प हिस्से पर बात करेंगे, जिसे स्रोत सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ कहता है। सही कहा। तो आज का मिशन एक तरह से ये समझना है कि ये स्रोत हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में इतनी मोटी दीवार खड़ी करने की बात क्यों करता है, और ये भी कि क्या एक अच्छे समाज के लिए ये वाकई जरूरी है कि हम अपने निजी विश्वासों को दफ्तर के दरवाजे पे ही छोड़ के अंदर आए। और ये सिर्फ ऑफिस की नौकरी की बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक सैनिक, एक डॉक्टर, एक जज, किसी की भी कहानी हो सकती है। तो चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये पब्लिक लाइफ या सार्वजनिक जीवन सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। असल में स्रोत इसे कैसे समझाता है, क्या मतलब है इसका? स्रोत इसे बहुत साफ तरीके से हमारी निजी जिंदगी से अलग करता है। ओके। निजी जिंदगी मतलब वो दुनिया जहां हमारे रिश्ते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी पसंद नापसंद है। लेकिन सार्वजनिक जीवन वो दायरा है जहां हम एक भूमिका निभाते हैं। एक भूमिका मतलब एक तरह का किरदार। हाँ बिल्कुल, एक कर्मचारी का, एक नागरिक का, एक अधिकारी का। ये हमारी नौकरी और हमारे सामाजिक कर्तव्यों का क्षेत्र है। तो एक तरह का स्टेज जहां हम एक किरदार में हैं। ठीक यही। और स्रोत का तर्क है कि इस स्टेज पर जो स्क्रिप्ट है वो आपकी व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं, बल्कि उस किरदार के नियमों से, कानूनों से और जिम्मेदारियों से लिखी जाती है। अच्छा। यहाँ आपकी पहचान, आपका पद है, आपकी पर्सनल सोच नहीं। यहाँ सहानुभूति से ज्यादा सिस्टम मायने रखता है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग रहा है, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अलग कर देना। क्या कोई उदाहरण है इसे समझने के लिए? हाँ, स्रोत में एक वकील का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। बताइए। सोचिए, एक वकील है जो मन से हिंसा के सख्त खिलाफ है। उसे किसी भी तरह की मारपीट से नफरत है, लेकिन उसकी ड्यूटी लगती है एक ऐसे इंसान को डिफेंड करने की जिस पर हत्या का आरोप है। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। उसका ज़मीर तो उसे ये केस लड़ने से रोकेगा ही। यहीं पर सार्वजनिक जीवन का सिद्धांत काम आता है। उसका व्यक्तिगत विश्वास अपनी जगह है, लेकिन उसकी पेशेवर भूमिका उसका वकील होना। हाँ, ये कहता है कि कानून की नजर में हर आरोपी को बचाव का हक है। सही है। तो उसे अपनी निजी नफरत को परे रखकर पूरी लगन से उस आरोपी का बचाव करना होगा। यही उसकी भूमिका की मांग है। यहाँ ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता सबसे जरूरी हो जाती है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात थोड़ी खटक रही है। अगर हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स और मोरालिटी को काम से बाहर ही रख देंगे तो क्या हम एक तरह से रोबोट नहीं बन जाएंगे? हम इंसानी क्यों रहेंगे फिर? ये सवाल बहुत वाजिब है और स्रोत भी इसे नजरअंदाज नहीं करता। उसका तर्क ये नहीं है कि आप भावनाहीन हो जाएं। अच्छा। उसका तर्क असल में व्यवस्था से जुड़ा है। मतलब सोचिए, अगर हर जज कानून की किताब के बजाय अपने निजी विश्वासों के आधार पर फैसले सुनाने लगे तो क्या होगा? अपने निजी विश्वास कि उसे क्या सही रखता है और क्या गलत। हाँ। तब तो पूरी न्याय व्यवस्था ही चरमरा जाएगी। हर फैसला जज के मूड पर या उसकी पर्सनल सोच पर निर्भर करेगा। किसी को न्याय मिलेगा, किसी को नहीं। मतलब पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। तालियों पर चलता है ताकि सबके लिए एक जैसा और निष्पक्ष माहौल बन सके। अगर हर कोई अपनी अपनी निजी नैतिकता का झंडा लेकर चलने लगेगा तो वो साझा जमीन ही खत्म हो जाएगी। आपका सही मेरे लिए गलत हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए सार्वजनिक जीवन में एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कानून और नियम, इनकी जरूरत पड़ती है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए स्रोत में एक सैनिक का भी उदाहरण है ना? वो तो इस दुविधा को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। हाँ बिल्कुल। एक सैनिक जो शायद दिल से बहुत शांतिप्रिय इंसान हो, लेकिन उसका कर्तव्य है देश की रक्षा करना। और ये उदाहरण दिखाता है कि ये सिर्फ कोई थियरी की बात नहीं है, ये तो जान पर खेलने वाली हकीकत है। हाँ, अगर वो सैनिक युद्ध के मैदान में ये सोचने लगे कि सामने वाला दुश्मन भी तो किसी का बेटा है, किसी का पति है, और अपनी व्यक्तिगत करुणा को अपनी ड्यूटी पर हावी होने दे, तो क्या होगा? वो गोली नहीं चला पाएगा और कि रक्षा की जिम्मेदारी उस पर है, वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर व्यक्तिगत नैतिकता को परे रखना एक
एक जरूरत बन जाती है, कोई ऑप्शन नहीं रहता। ये एक कड़वा सच है, लेकिन स्रोत के अनुसार सार्वजनिक जीवन की यही मांग है। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना, बाप रे, कितना मुश्किल होगा। एक तरफ आपका कर्तव्य, दूसरी तरफ आपके उसूल। क्या स्रोत हमें इस रस्सी पर चलने का कोई तरीका बताता है? कोई कोई प्रैक्टिकल सलाह? हाँ बिल्कुल, स्रोत इस चुनौती को समझता है और इससे निपटने के लिए 5 सुझावों का एक फ्रेमवर्क देता है। अच्छा। ये कोई रटे रटाए नियम नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है। पहला कदम है अपनी भूमिका को जाने। अपनी भूमिका को जाने? मतलब अपने जॉब डिस्क्रिप्शन से लेकर उसकी अनकही उम्मीदों तक सब कुछ साफ साफ समझें। आप यहाँ किस लिए हैं, आपका असल काम क्या है। ठीक है, भूमिका तो समझ ली, पर अगर मन ही ना माने तो भावनाओं का क्या करें? जैसे स्रोत में एक सीईओ का उदाहरण है, जिसे अपनी ही टीम के लोगों को निकालना पड़ा। भूमिका तो उसे पता थी, पर दिल तो टूट ही गया होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी, और यहीं पर दूसरा सुझाव आता है, भावनाओं को फैसलों से अलग रखें। स्रोत कहता है कि भावनाओं को महसूस करना गलत नहीं है, आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। लेकिन फैसला लेते वक्त एक पल रुककर सोचें, क्या ये फैसला डर, गुस्से या दुख से निकल रहा है, या फिर तथ्यों और भूमिका की जरूरतों से। हाँ, उस सीईओ ने भी अपने दुख को महसूस किया होगा, लेकिन फैसला लेते समय उसे अलग रखा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अनुशासन मांगता है। और तीसरा सुझाव है, कानून और संगठन के कोड का पालन करें। मतलब रूल्स फॉलो करें। हाँ, ये नियम आपकी पर्सनल गाइडलाइन से ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को निष्पक्ष रखने के लिए बनाए गए हैं। जब दुविधा हो तो ये नियम आपको रास्ता दिखाते हैं। और चौथा सुझाव है अखंडता बनाए रखें, मेंटेन इंटीग्रिटी। ये दिलचस्प है, क्योंकि अखंडता को तो हम अक्सर व्यक्तिगत नैतिकता से ही जोड़ते हैं। सही पकड़ा आपने, पर यहाँ इसका मतलब है अपनी भूमिका के प्रति वफादार रहना, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। अच्छा। यहाँ अखंडता का मतलब है तब भी अपनी भूमिका के अनुसार सही काम करना, जब कोई देख न रहा हो। ये अच्छा इंसान बनने से ज्यादा एक प्रोफेशनल बनने पर जोर देता है। और ये हमें 5वें और शायद सबसे जरूरी सुझाव पर लाता है, हमेशा बड़ी तस्वीर देखें। बड़ी तस्वीर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी व्यक्तिगत दुविधा से एक कदम पीछे हटकर ये देखना कि आपके फैसले का पूरे संगठन पर, समाज पर या सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। अच्छा। खुद से पूछें, मेरे इस एक काम से कितनों का भला या नुकसान होगा। जैसे कुछ सीईओ ने किया। हाँ, उससे कुछ लोगों को निकालने का व्यक्तिगत दुख था, लेकिन बड़ी तस्वीर ये थी कि इससे पूरी कंपनी और हजारों बाकी कर्मचारी बच रहे थे। इस नजरिए से देखते ही फैसला लेना आसान हो जाता है। वाह, ये 5 सुझाव मिलकर तो एक तरह का मेंटल टूल किट बनाते हैं। लेकिन ये जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच की लड़ाई है, ये कोई नई तो नहीं लगती। इतिहास में भी तो लोग इससे जूझते होंगे। बिल्कुल, और स्रोत इस बहस को हजारों साल पीछे ले जाता है। भगवद गीता के मैदान में अर्जुन की दुविधा ठीक यही थी। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने सामने अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने दोस्तों को देखा, तो उसका धनुष हाथ से छूट गया था। उसकी व्यक्तिगत भावनाएं, उसका मोह, उसके कर्तव्य पर पूरी तरह हावी हो गया था। वो एक योद्धा के तौर पर अपने सार्वजनिक कर्तव्य, जिसे स्वधर्म कहा गया है, से पीछे हट रहा था। वो युद्ध को एक पारिवारिक झगड़े की तरह देख रहा था, जबकि वो धर्म और अधर्म के बीच का एक सामाजिक संघर्ष था। और उसकी निजी नैतिकता उसे लड़ने से रोक रही थी। हाँ। और तब श्री कृष्ण उसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। सही कहा। कृष्ण उसे डांटते नहीं, बल्कि उसका नजरिया बदलते हैं। वो कहते हैं, तुम अर्जुन के तौर पर नहीं, एक क्षत्रिय के तौर पर यहां खड़े हो। तुम्हारा कर्तव्य अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं बड़ा है। तुम्हारा कर्तव्य इस समाज की रक्षा करना है। कृष्ण ने अर्जुन को उसकी भूमिका की याद दिलाई, उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। और जैसे ही अर्जुन ने खुद को एक व्यक्ति की जगह एक योद्धा की भूमिका में रखकर सोचना शुरू किया, उसका सारा भ्रम दूर हो गया। बिल्कुल। ये तो कमाल का कनेक्शन है। ये दिखाता है कि ये संघर्ष कितना पुराना और यूनिवर्सल है। गीता का सार भी यही है कि सार्वजनिक जीवन में आपकी भूमिका और उससे जुड़ा कर्तव्य सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। तो यहाँ आके एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर सार्वजनिक जीवन का मकसद व्यक्तिगत खुशी नहीं है, और अगर हमें अपनी भावनाओं को दबाना पड़ता है, तो फिर इसका फायदा क्या है?
हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत इसका बहुत गहरा जवाब देता है। वो कहता है कि सार्वजनिक जीवन का अंतिम लक्ष्य व्यक्तिगत खुशी या हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि योगदान के माध्यम से तृप्ति है, फुलफिलमेंट थ्रू कंट्रीब्यूशन। योगदान के माध्यम से तृप्ति, ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि असली और गहरी संतुष्टि मुझे क्या मिला से नहीं, बल्कि मैंने क्या दिया से आती है। एक डॉक्टर की असली खुशी मरीजों को ठीक करने में है, भले ही उसे रातों को जागना पड़े। एक वैज्ञानिक की तृप्ति एक नई खोज करने में है, जो लाखों लोगों की जिंदगी बदले, भले ही उसे सालों तक नाकामी झेलनी पड़े। ये अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। मतलब हमारी सार्थकता एक बड़े मकसद का हिस्सा बनने में है, अपने काम से समाज पर एक सकारात्मक असर डालने में है। ये खुशी से ज्यादा गहरा एहसास है, एक तरह का सुकून। बिल्कुल, ये वो एहसास है कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब था, आपने एक बड़े सिस्टम को चलाने में अपना योगदान दिया। स्रोत के अनुसार यही सार्वजनिक जीवन का परम लक्ष्य है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो स्रोत का मुख्य संदेश यह है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ या सार्वजनिक जीवन कर्तव्य, नियमों और समाज की भलाई पर टिका होता है। और इसमें सफल होने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और नैतिकता को कभी-कभी अलग रखकर हमेशा बड़ी तस्वीर को देखकर फैसले लेने होते हैं। हाँ, स्रोत निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच एक बहुत ही मजबूत और साफ लकीर खींचता है। ये क्लासिक पारंपरिक सोच है जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन ये आज के दौर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां वर्क लाइफ बैलेंस की जगह वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, हाँ, ये तो है, जहां कंपनियां कहती हैं ब्रिंग योर होल सेल्फ टू वर्क, मतलब अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ काम पर आएं। क्या ऐसे में ये पारंपरिक अलगाव का मॉडल हमेशा मुमकिन है या हमेशा सही है? क्या अपने काम और अपने मूल विश्वासों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देना हमेशा नैतिक रूप से सही होता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।